हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आप सभी को पता है गणतंत्र दिवस बहुत जल्द आने वाला है। तो सबसे पहले तो एडवांस में आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और हमारा मेन जो आज कॉन्सेप्ट होगा वो आप अगर केवल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम 4th 5th अगर क्लास अगर मेन ये सुन रही है तो दोनों के लिए है। और प्लस आप अगर आगे जाके कोई भी कंपटीशन के लिए आप तैयारी करते हो उसमें इसके पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं, हमेशा आपका साथ देंगे आपको कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इससे रिलेट करते हो कहीं भी तो कोई भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए भी आप अप्लाई करते हो तो सब कंपटीशन एग्ज़ाम में ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो आज के कॉन्सेप्ट को, आज के चैप्टर को बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत अच्छे से सुनना, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। और कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आया या आपको उसकी कोई डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज़ या फिर ले द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। जैसे आप ये इमेजेस देख रहे हो, इसमें सिंपल सी पूछा गया है कि जो भी इसमें पिक्चर्स आपको शो हो रही है कि क्या आपकी ड्यूटीज़ है और क्या है जो ड्यूटीज़ नहीं है और जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लेकिन हम वो कर रहे हैं उसे क्रॉस लगाना है। आप देख रहे हो यहाँ पे सफाई कर रहे हो और इसके बाद उसको डस्टबिन में डाल रहे हैं, तो ये हमारी ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने देश को साफ़ रखें, अपने घर को साफ़ रखें। ठीक है। और यहाँ वहाँ कचरा फेंक रहे हैं, बिल्कुल गलत है। वॉल गंदी कर रहे हैं, ये भी गलत है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्रॉस लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हमें क्या कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो हमें एज अ स्टूडेंट फॉलो करने चाहिए घर पे और स्कूल में। तो हमें एज अ घर पे क्या क्या करना चाहिए अगर हम बच्चे हैं तो रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, नॉट प्लेइंग विथ फायर, नॉट ईटिंग एनीथिंग गिवन बाय द स्ट्रेंजर। और ऐसे अगर हम स्कूल में रहते हैं सो रेज अ हैंड टू स्पीक टू विश माई टीचर, मतलब आपको यदि आप खुद लिखोगे तो ये लिखोगे विश माई टीचर, आप अपने टीचर को विश करें। ओबे स्कूल रूल, जितने भी स्कूल के रूल्स हैं उनको फॉलो करें। और इसके बढ़ते फिर हम लोग ऐसे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसके असेंबली बनी, उसके कितने थे 1946 में जो बॉडी तैयार की गई सो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोला जाता है, जिसको and was elected by the drafted commission of the India and the 300 members in the Constitution Assembly from all type of backgrounds and profession। अलग अलग बैकग्राउंड से थे, अलग अलग प्रोफेशन से थे। इसमें जो मेंबर्स बने वो लोग थे। और इसको जिसको हम बोलते हैं आउटलाइंस ने तैयार किया, इसका फ्रेम जिसने तैयार किया उनको बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी एंड ही प्लेज अ लीडिंग रोल इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग प्रोसेस। अब दैट इज़ वाई फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें बोला गया है। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 को जो एक फोर्स के साथ तैयार की गई और उसको हम लोग निभाते हैं और आज तक मनाते हैं, वो है हमारा रिपब्लिक डे के नाम से, क्योंकि उस दिन हमारा फोर्स में आई थी ये। लेकिन उससे पहले ही 26 नवंबर 1949 में ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो चुका था। लेकिन जब तक कोई पनिशमेंट ना दे तो उसको फॉलो नहीं होता है, तो इसलिए उसको एनफोर्स बाय फोर्स इसको अगर हम एम्पावर में लेके आए तो वो डेट थी 26 जनवरी 1950, और इसी कारण उसको हम रिपब्लिक डे के तौर पे आज तक मनाते आ रहे हैं। यहाँ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भी 3 फीचर्स बताए गए हैं: प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो आप ये देख सकते हो कि प्रेम्बल की अगर बात करें तो हमारा प्रेम्बल बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, इसी की फ़ोटो है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेम्बल। वी the people of India, having the solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to ensure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity. In our Constitution Assembly, these 26 of November 1949 do hereby adopt, impact and give to ourselves this Constitution। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम जानेंगे तो मतलब हमको ये एक तरह से हम रेमेडी की तरह ये है जिसमें कोई भी सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल उसके लिए किसी भी नज़रिए से हो हमारे साथ जस्टिस होगा, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप। हमें हर जगह पूजा, मतलब अपनी पूजा करने की, वर्कशिप करने का हम ये मतलब अधिकार है। हाँ, ठीक है। और हम अपने बात को, अपनी को स्पष्ट कर सकते हैं,
अपने बोलने का अधिकार, इस तरह का अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का अधिकार, जो विश्वास है, ये सब ये इसमें छूट देता है, लिबर्टी देता है, ठीक है। और इक्वलिटी की बात करें तो हम किसी भी स्टेटस के हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी को अगर हम उसके लायक है तो उसको ले सकते हैं। अपने आप को प्रमोट करने के लिए हमें जो भी अच्छे रास्ते होते हैं अपना सकते हैं हम पूरा। मतलब उसमें इक्वलिटी की अगर बात करें तो ये है कि हम बहुत गरीब है तो अगर हमारे पास काबिलियत है तो और बजट हमारा साथ देता है तो हम सब कर सकते हैं। फर्टिलिटी में अगर अगर आती हैं तो एंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी इंट्रिसिटी ऑफ द नेशन। की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, हमारी मतलब अखंडता, ये सब के लिए जो जो इसमें नियम बताए गए हैं, जो भी के लिए हम मतलब बंधुत्व है, मतलब हम ये सब कसम खाते हैं, इससे बोल सकते हैं कि अपनी राष्ट्र की एकता अखंडता को हम टूटने नहीं देंगे। इन सबको बनाए रखने के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो कब है 6 मतलब 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया और इम्पैक्ट में लाया गया। अब आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स के मतलब हमारे अधिकार क्या क्या हैं। राइट्स मतलब क्या अधिकार? राइट टू इक्वलिटी, हम किसी भी जाति धर्म के हैं, हमारे साथ समानता का अधिकार। एज अगर भारत के सिटीज़न हैं तो किसी भी जाति धर्म के या भाषा के नाम पे हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा। और राइट टू फ्रीडम, किस चीज़ का फ्रीडम? स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट, कहीं भी रजिस्टर, कहीं भी जाके घर बना सकते हैं वो लीगल है तो। और असेंबली, एसोसिएशन, यूनियन कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन, जो अपन जिस भी प्रैक्टिस प्रोफेशन के प्रैक्टिस अगर करना चाहे उसका प्रैक्टिस करके हम उस ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। और फिर आता है हमारा राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन। 14 साल के नीचे के कोई भी बच्चे को अगर अपनी रोज़ी रोटी के लिए काम करना पड़े तो ये बिल्कुल गलत है और ये कानूनी अपराध बताया गया। और कोई पर्सन इसको एक्सप्लॉइट मतलब कोई भी विद पे के साथ ऐसे किसी भी बच्चे को जो 14 ईयर्स या 40 ईयर के नीचे का है नहीं रख सकता है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल मतलब हम अपने जो भी रीति रिवाज हैं उसको हम अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। कल्चर एजुकेशनल राइट्स की बात करें तो इसमें जैसे जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्याएं बहुत कम है, उनको अपनी संस्कृति को बचाए रखने का ये अधिकार देता है और उसमें सरकार उनकी मदद करती है। फिर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, मतलब कि हर एक इंसान को अगर उसके जो अधिकार हैं, पर्सनल की बात नहीं हो रही यहाँ पे, अगर मतलब कोई इसका जो भी रेमेडी का फ़ायदा तब होता है जब आप किसी जनसमूह के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। तो कोई पर्सनल नहीं, बट अगर आप भारत के सिटीज़न हो और आपको कहीं भी मतलब पर्सनली आप कहीं भी कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है, उसका आपको रेमेडी के अंदर ये अधिकार होता है। और फिर आप किसी भी जन समूह के लिए या कोई भी लोगों के आप यूनिटी में हो तो उसके लिए अपने अधिकारों के लिए आप लड़ सकते हो। और अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है इसके लिए आप आवाज़ उठा सकते हो। ये अधिकार आपको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। राइट टू फ्रीडम द रिलीजन, हम किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, शिक्षा से हम इसके लिए आज़ाद हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या। हमारी अभी तक आपने क्या पढ़े? हमारे देश के प्रति हमारी जो जो भी जिम्मेदारियां हैं, हमें सबसे पहले तो अपने जो भी राष्ट्र ध्वज का होगी बात, फिर हमारे नेशनल एंथम है, इन सब की हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर डिफाइन द कंट्री रेंडर नेशन रिसीव्स अपॉन एंड टू सो, हमें अपने आपसी भाईचारे को बनाए रखना चाहिए। हम किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी चीज़ के, बहुत सारी मतलब विभिन्नताओं में एकता है, ठीक है, लेकिन हमें सब के से ऊपर उठ के अपने आपसी भाईचारे को बनाए रखना चाहिए। फिर हमें एक नारी का सम्मान करना चाहिए एंड टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज एंड टू अवर कंपोजिट कल्चर, हमारे कल्चर, रीति रिवाजों और सबको जो बहुत पुरातत्व से चला आ रहा है उसको संभाल के हमारी धरोहर है उसे रखना चाहिए। और हमारे से अगर हम अपने एज ए पेरेंट्स और गार्जियन बात करें तो हमें 6 से 14 साल तक के बच्चे को ज़रूर पढ़ाना चाहिए और ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। और अगर हम अपने आसपास देखते हुए हैं और किसी को ऐसा देखते हैं कि हम किसी की मदद करके किसी को आगे बढ़ा सकते हैं तो उसकी हमें मदद ज़रूर करनी चाहिए। एंड टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस एंड इन ऑल द स्पीयर इंडिविजुअल कलेक्टिवली एंड सो द कॉन्स्टेंटली रेज द हायर लेवल ऑफ द एंड्योर एंड द अचीवमेंट। और हम कहीं भी रहते हों, हमें अपने ऐसे कामों से अपनी जगह को, अपने लोगों को और अपने जिस तरीके से अपने देश को के बढ़ावे में, देश के विस्तार में मदद कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। जैसे अगर हम अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं तो हमें आगे चल के हमें कोई भी अच्छी हम किसी भी साइंटिस्ट बनते हैं या हम इंजीनियर बनते हैं या हम डॉक्टर बनते हैं, किसी भी उसमें जाते हैं तो हमें उसमें अपना 100% अच्छा करना चाहिए ताकि उससे हमारे देश की भी उन्नति हो। हमारी उन्नति होगी तो हमारे देश की भी उन्नति होगी और हमें देश में रह के देश की सेवा करनी चाहिए।
फिर आता है हमारा द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इसमें हम ये जानेंगे कि भारत के और लोगों के कल्याण के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ सिद्धांत बनाए हैं। वो क्या है? जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर हम एक ही वर्क कर रहे हैं और हम लोग काफ़ी लोग हैं तो हम सभी को उसका इक्वल पे मिलेगा, मतलब उसका जो हमें बाद रिज़ल्ट मिलेगा इक्वल मिलेगा। हम कोई अगर गरीब है वो भी सेम काम कर रहा है, कोई बहुत अमीर है तो भी वही काम कर रहा है, तो उसकी अमीरी और गरीबी के अनुसार उसको पेमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो सेम वर्क पे है, इसलिए दोनों को बराबर पेमेंट की जाएगी। यहाँ आपके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, क्या आप किस जाति के हो, किस धर्म के, उसको देख के आपका पेमेंट डिसाइड नहीं होगा, आपके वर्क को देख के होगा। एंड टू सिक्योर द लिविंग वेज और डिसाइड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। और मतलब कोई भी एम्प्लॉय हो उसको कम से कम इतना वेतन दिया जाएगा कि वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर कर सके। एंड प्रोवाइडिंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग फॉर एवरीवन, ठीक है, सभी के लिए। एंश्योरिंग इक्वल जस्टिस एंड द फ्री लीगल एड टू द पुअर। कोई जैसे काफ़ी गरीब है तो उस जैसे कहते हैं ना कि गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उन्हें फ्री सेवा ये दी जा रही, वो दुनिया भर की काफ़ी सारी सेवाएं होती, तो उनको इसलिए दी जाती है ताकि वो भी समाज में एक अच्छे तरीके से रह सकें। And ensuring the equal distribution of the wealth resources among the all classes, and to provide the free and the compulsory education to all the children up to 14 years of age, and to promote economic educational interest of the weaker section of the society and interest of the people belonging to the state, caste, scheduled tribes and other backgrounds, backward classes should बी प्रोटेक्टेड। और काफ़ी लोग होते हैं जो बहुत पिछड़े जनजातियों से आते हैं, पिछड़े और कुछ अल्पसंख्यक लोग होते हैं, वो यहाँ पे सेफ़ रहेंगे, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, रखा जाएगा। इसके लिए सरकार सुनिश्चित करती है। और काफ़ी हमारे वीकर सेक्शन हैं जिसको हम ये बोल सकते कि मतलब काफ़ी वीक सेक्शंस हैं जिनको प्रमोट करने के लिए, जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आदिवासी, ठीक है। अगर हम आदिवासियों की बात करें तो आदिवासी बहुत ही इतना उनके पास क्योंकि नहीं रहता, क्योंकि पूरे बाकी जगहों से वो थोड़े कट रहते हैं, तो जंगल से जो नहीं मिलता है कि जहाँ भी जो जगह में वो रहते हैं उससे रिलेटेड उनकी पढ़ाई के लिए उनके सबकी मदद से उनकी पढ़ाई का ध्यान रखा जाएगा और उनको अलग अलग वर्क लगाए जाएंगे, इकनॉमिक तरीके से उनकी हेल्प किया जाएगा। इसका ख्याल हमारे भारतीय संविधान में रखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग ने जो पूरे चैप्टर हमने पढ़े हैं 4th 5th क्लास को मर्ज करके हमने पढ़ा है, क्योंकि दोनों के टॉपिक सेम थे, इसी कारण से हम लोग ने ये काम किया। जैसे इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं ना कि हमें क्या टू राइट इन माय फैमिली, मेरे फैमिली में क्या क्या अधिकार है, टू राइट द राइट टू गेट एन एजुकेशन, ये मेरा अधिकार है। एंड टू राइट टू प्ले एंड हैव फन, ये मेरा अधिकार है। एंड द राइट टू बी द ट्रीटेड फेयरली एंड द राइट टू बी सेफ, ठीक है। ये सब एज अ फैमिली हमारा अधिकार है फैमिली के अंदर। लेकिन हमारी ड्यूटीज़ हमारी फैमिली के लिए क्या है? रिस्पेक्ट द पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। हेल्पिंग एट होम, हम अपने पेरेंट्स को हेल्प करें उनके कामों में। और स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ें, जो उनकी सबसे बड़ी हेल्प होती है। एंड कीपिंग द हाउस क्लीन, हम अपने घर से शुरुआत करते हैं, घर साफ़ रहेगा तो हमारा समाज भी साफ़ रहेगा और हमारा देश भी साफ़ रहेगा। एंड मेंटेन गुड रिलेशन विद सिबलिंग्स, ओके। तो चैप्टर यहीं से फिनिश करते हैं। और अगर आपको कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है या आपको डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की, तो आप कमेंट कर सकते हो। और ऐसी वीडियो में बने रहिएगा, आपका सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है और अगर ऐसे सपोर्ट मिलता रहा तो बहुत जल्दी होगा कि आपको पता है, अगर आपका ऐसे सपोर्ट मिलता रहा ना तो आने वाले नए साल तक हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो जाएंगे। तो अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। छुट्टियां मिली हैं, बहुत ठंड है, लेकिन उसका यूज़ करिए और इस बार वादा करिए कि कोई भी ऐसा ना हो जिसके 100% के डाउन आ रहे हो। मतलब 100% कोशिश आप करनी ही करनी है और फिर सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। टेक केयर, बाय बाय।